नमस्कार, मैं जितेंद्र त्यागी और आज आपको नमस्कार। आज इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2022 और जो इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया है। 3 अर्थशास्त्रियों को इस साल 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो मूल रूप से हम हमेशा चर्चा करते हैं कि ये बताना तो ठीक है ही कि किन पर्सनैलिटीज़ को ये नोबेल मिला, लेकिन मुख्य रूप से हम चर्चा करते हैं कि उनकी किस खोज या उनके किस शोध या रिसर्च पर उनको ये नोबेल दिया गया। तो चलिए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि किनको मिला है, कौन है वो लोग और उनको किस रिसर्च के लिए ये नोबेल दिया गया है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं उनके रिसर्च के बारे में थोड़ा ब्रीफ। तो 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल 3 लोगों को मिला है, जिसमें सबसे पहला नाम है बेन एस बर्नानके, दूसरा नाम है डगलस डब्ल्यू डायमंड डीडीडी, तीसरा नाम है फिलिप एच डायबविग। 3 लोगों को मिला है बेन डगलस फिलिप, बेन डगलस फिलिप, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविग। और इनको ये अवार्ड बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। जाहिर सी बात है इनकी शोध का विषय बैंक रहे होंगे या फिर जो भी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस रहे होंगे उन पर इनकी रिसर्च की गई होगी। ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है, लेकिन इस पुरस्कार का जिक्र उनकी वसीयत में नहीं था। इसको स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में शुरू किया गया और पहला पुरस्कार 1969 में रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने प्रदान किया था। तो ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन इसका जिक्र अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में नहीं था और इस पुरस्कार को सेवरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार कहते हैं। सेवरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार पहली बार इसको 1969 में दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में इकोनॉमिक्स में सेवरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार साल 1969 से शुरू होकर 2022 के बीच 92 पुरस्कार विजेताओं को 54 बार प्रदान किया गया है। इसका मतलब ऐसा हुआ होगा कि एक व्यक्ति को एक से अधिक बार ये पुरस्कार प्राप्त हुआ हो। तो मैंने जैसा पहले बताया था कि हम चर्चा करते हैं कि इन 3 लोगों ने जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड दूसरे नंबर पर डीडीडी, पहले नंबर पर बेन एस बर्नानके, दूसरे नंबर पर डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरे नंबर पर फिलिप एच डायबविग। इन्होंने किन क्षेत्रों में रिसर्च की या इनकी किस शोध के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेन एस बर्नानके ने 1930 के दशक की महामंदी का विश्लेषण किया। दोस्तों, दुनिया में 1930 का दशक आधुनिक इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकट कहलाता है और 1930 के दशक की जो महामंदी है उसका विश्लेषण बेन बर्नानके ने किया। यानी कि उस 1930 की आर्थिक मंदी में बैंकों का क्या योगदान था और बैंकों का उस वित्तीय संकट से क्या लेन देन था। उन्होंने सारी चीज़ों की रिसर्च की और उनके इस सांख्यिकी विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने ये दर्शाया कि किस प्रकार उस दौर में असफल बैंकों ने 1930 के दशक के वैश्विक अवसाद की स्थिति में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने इस बात की रिसर्च की जो 1930 की महामंदी रही होगी, जो असफल बैंक रहे होंगे, उन्होंने किस तरह इस स्थिति में, अवसाद की स्थिति में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि कैसे बैंकिंग सुविधाओं का जारी रहना इस गहरे और बहुत लंबे समय तक रहने वाले संकट में एक निर्णायक कारक था। यानी कि बैंकिंग सुविधाएं अगर उस दौर में भी जारी रहीं तो ये एक महत्वपूर्ण कारक ही रहा होगा उस मंदी से उबरने का। उन्होंने बैंक के स्वचालित विनियमन के महत्व को समझाने का भी प्रयास किया और उससे काफी मदद मिली। असल में बर्नानके उस समय अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख थे और जब साल 2008 का फिर से दुनिया में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, 2008 की महामंदी का दौर जब शुरू हुआ, तब उन्होंने अपनी रिसर्च से
जो भी उनको नॉलेज मिली हो, अपने अनुसंधान से जो भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हीं ज्ञान के आधार पर कई नीतियां निर्माण करने में उन्होंने सरकार की मदद की। तो ये रिसर्च 1930 की महामंदी से लेकर 2008 में उसको अप्लाई करने तक, और 2008 से दुनिया उभर भी गई उस मंदी से। तो बेन एस बर्नान के इस रिसर्च की बदौलत उनको नोबेल प्राइज के लिए चुना गया। जबकि हम इन बाकी दो लोगों की बात करें, डी यानी कि डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबकिस, तो इन दोनों ने सैद्धांतिक मॉडल विकसित करने के लिए साथ में मिलकर काम किया, ताकि ये समझ सकें कि बैंकों की उपस्थिति क्यों आवश्यक है, या समाज में उनकी भूमिका, उन्हें अपने उतार या चढ़ाव के बारे में जितनी भी अफवाहें उनकी फैलती है समाज में, जिससे कि उनकी भूमिका संवेदनशील बनती है, तो ये किस तरीके से उन स्थितियों को चैलेंज करेंगे, उन स्थितियों से कैसे उभरेंगे। उन्होंने सरकार की ओर से जमा बीमा के रूप में बैंक की भेद्यता का समाधान प्रस्तुत किया। मतलब जब जमाकर्ताओं को पता चलता है, जितने भी सेविंग अकाउंट धारक है या हमारे बैंकों में रुपए जमा होते हैं, जब हमें ये गारंटी मिल जाए कि राज्य ने उनके पैसे की गारंटी दी है, हम एक नोट को इसलिए रख लेते हैं क्योंकि उस पर सरकार की मैं धारक को इतने रुपए देने की गारंटी देता हूं, ये रिजर्व बैंक द्वारा दी जाती है। अब अगर रिजर्व बैंक के पैसे की भी सरकार गारंटी दे कि अगर आपके बैंक में पैसे जमा भी हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये राज्य की गारंटी है कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो उनकी इस थ्योरी के अनुसार जब जमाकर्ताओं को पता चलता है कि राज्य ने उनके पैसे की गारंटी दी है, तो उन्हें बैंक के बारे में अफवाह शुरू होते ही, जैसे बैंक नीलाम हो गया, बैंक में समस्या हो गई, तो अगर उनको ये गारंटी है कि राज्य ने उनके पैसे की गारंटी दी है, तो अफवाहें शुरू होते ही उनको बैंक भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको कोई डर नहीं रहेगा। अब इन दोनों ने यह भी दिखाया कि कैसे बैंक सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। समझिए, बैंकों के पास अपना कोई पैसा नहीं है, उनके पास वो पैसा है जो सेविंग अकाउंट धारकों का है, जिन्होंने बैंकों में पैसा जमा किया है, और दूसरा उसका उपयोग है उसी पैसे को वो दूसरे लोगों को उधार देते हैं। मतलब बैंकों का एक मध्यस्थ के तौर पर सिर्फ ये आकलन करने का रोल है कि जो उधार करता है, जो लोन ले रहे हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि लोन लेने वाला अनुकूल है और दिए गए ऋण का उपयोग अच्छे निवेश हेतु ही करेगा या अच्छे निवेश हेतु किया जाता रहा है। ये उनकी साख का आकलन इन बैंकों द्वारा किया जाता है। तो ये जो थ्योरी है, ये बैंकों की क्रियाकलापों को एक स्थान देती है सामाजिक रूप से भी, और बैंकों को सामाजिक रूप से थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाती है। लोगों का विश्वास बढ़ता है बैंकों के ऊपर, और लोगों को ये भी बताया जाता है कि जब दुनिया में सबसे बड़ी महामंदी भी थी तो बैंक थे, अडिग थे, और बैंकों की नीतियों के कारण ही हर बार दुनिया उस महामंदी के दौर से निकली है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बताने जा रहा हूँ नोबेल प्राइज 2022, और जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का नोबेल किसको मिला। तो यहाँ सबसे पहली और जनरल बात यह है कि नोबेल का फिजिक्स 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, लेकिन मूल रूप से इस वीडियो का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि किन किन वैज्ञानिकों को ये नोबेल दिया गया है। मूल बात इस वीडियो की ये है कि इन वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल आखिर किस वजह से दिया गया है, या इनकी वो कौन सी खोज थी जिस खोज ने इनको नोबेल प्रदान करवाया था। तो आज हम इसी विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि ये नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो फिजिक्स का नोबेल साल 2022 का 3 लोगों को मिला है, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटोन जिलिंगर। आप इसको याद कर सकते हैं, एलन जॉन जिलिंगर 3 लोगों को मिला है, एलन जॉन जिलिंगर। और किस फील्ड में मिला है? क्वांटम मैकेनिक्स, या इसको क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है या क्वांटम यांत्रिकी क्या है, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। पहले मैं थोड़ी सी आपको इस प्रमुख चर्चा कर लेता हूं, प्रारूप बता देता हूं कि एलन जॉन और जिलिंगर ने जटिल क्वांटम अवस्थाओं का उपयोग करते हुए हरेक ने अभूतपूर्व प्रयोग किए, जहां 2 कण अलग होने पर भी एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं।
ये जो शब्द है, जहां दो कण अलग होने पर भी एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं, इनकी पूरी रिसर्च का केंद्र बिंदु है। उनके परिणामों ने क्वांटम सूचना पर आधारित नई तकनीक का रास्ता साफ कर दिया। मैं आज आपसे इसी विषय की चर्चा करने वाला हूं, जहां दो कण अलग होने पर भी एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिजिक्स का नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है। फिजिक्स का नोबेल रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज फिजिक्स का नोबेल प्रदान करती है। और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में लिखा था। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार साल 1901 से रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भौतिकी में नोबेल प्रदान किया जाता रहा है और इसकी स्थापना साल 1739 में हुई थी। यह अकादमी 3 साल के कार्यकाल के लिए नोबेल समिति के सदस्यों की नियुक्ति करती है। अब यहाँ हम चर्चा कर रहे थे क्वांटम यांत्रिकी, जिस विषय में इन्होंने रिसर्च की थी कि क्वांटम यांत्रिकी है क्या। तो आपको क्वांटम यांत्रिकी के साथ एक और शब्द से सामना अभी करना पड़ेगा, क्वांटम एटेंगलमेंट। तो पहले मैं बताता हूं क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है। असल में यांत्रिकी फिजिक्स की वो शाखा है जो विभिन्न निकायों की गति और परस्पर क्रिया से संबंधित है। देखिए, यांत्रिकी मतलब, मैकेनिक्स का मतलब ये होता है जो दो निकाय हैं उनकी गति और उनकी आपस में क्या क्रियाएं हो रही हैं इनसे संबंधित है। जबकि इसी यांत्रिकी के यानी कि मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो क्लासिकल और दूसरा क्वांटम। जिस क्वांटम मैकेनिक्स में इन्होंने रिसर्च की वो यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट होता है क्लासिकल, दूसरा पार्ट होता है क्वांटम। अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है या क्लासिकल यांत्रिकी क्या है। क्लासिकल यांत्रिकी का मतलब मैक्रोस्कोपिक वस्तुएं यानी कि बहुत बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं की गति और उन्हें प्रभावित करने वाले फोर्स, उनको प्रभावित करने वाले बलों का गणितीय अध्ययन कहलाता है क्लासिकल यांत्रिकी। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक वस्तुओं की गति और उन्हें प्रभावित करने वाले बलों का गणितीय अध्ययन है। जबकि क्वांटम यांत्रिकी की जब हम बात करेंगे तो ये फिजिक्स का एक ऐसी शाखा है या उप क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कणों, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटोन के व्यवहार, आणविक एवं उप आणविक क्षेत्र में लगभग हर आयाम का वर्णन किया जाता है। ये सिर्फ गति या परस्पर क्रियाओं से संबंधित नहीं है, उनके हर एक आयाम से संबंधित है, हर एक कण के आपसी व्यवहार से संबंधित है, हर एक कण के उप आणविक क्षेत्र में हर एक आयाम जितने दो कणों के बीच हो सकते होंगे, हर एक फील्ड का अध्ययन क्वांटम यांत्रिकी कहलाता है या क्लासिकल यांत्रिकी का ये ब्रॉड रूप कहलाएगा। अब क्वांटम सिस्टम में और क्लासिकल सिस्टम में एक महत्वपूर्ण अंतर है एटेंगलमेंट अवधारणा। अब ये एटेंगलमेंट अवधारणा या क्वांटम एटेंगलमेंट क्या है। क्वांटम एटेंगलमेंट एक ऐसी घटना है जिसके अंतर्गत उप परमाणु कणों की एक जोड़ी को साझा अवस्था में रखा जाता है। मतलब दो उप परमाणु कणों की जोड़ी को साझा अवस्था में एक साथ रखा जाता है, जबकि इन दोनों के गुण परस्पर विपरीत होते हैं, मतलब पूरक होते हैं। ऐसे में कोई भी एक कण के गुणों को जानकर स्वतः ही दूसरे कणों के गुणों को जाना जा सकता है। बेशक उनके जो गुण हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन अगर उनको साझा अवस्था में रखा जाता है तो ऐसे में किसी एक कण के गुणों को जानकर स्वतः ही दूसरे कण के गुणों को जाना जा सकता है, भले ही दोनों कणों को उसके बाद कितनी ही दूर क्यों न ले जाया जाए। अब ये क्वांटम एटेंगलमेंट को फर्स्ट टाइम पहली बार साल 1935 में एरविन श्रोडिंगर, जितने लोगों ने इंजीनियरिंग की होगी या फिजिक्स के बारे में पढ़ा होगा, ये नाम जरूर पढ़ा होगा। तो क्वांटम एटेंगलमेंट को पहली बार साल 1935 में एरविन श्रोडिंगर द्वारा स्पष्ट किया गया था। लेकिन 1935 के बाद एक साल आता है 1960। यहां पर इस क्वांटम एंगलमेंट की थ्योरी को थोड़ा सा चैलेंज किया गया बेल इनइक्वालिटी ने। अब ये बेल इनइक्वालिटी या बेल असमानता क्या है या बेल असमानता का नियम क्या है। तो साल 1960 में जॉन स्टीवर्ट बेल नाम के एक गणितज्ञ थे। जॉन स्टीवर्ट बेल ने बेल असमानता दी या बेल असमानता को विकसित किया, जिसमें उन्होंने कहा यदि कहीं अस्पष्ट वेरिएबल्स हैं, मतलब दो कण जिनमें आपस में परस्पर भिन्नताएं हैं, तो
बड़ी संख्या में माप के परिणामों के बीच सहसंबंध कभी भी एक निश्चित मूल्य से अधिक नहीं होगा। मतलब उन दोनों के बीच सहसंबंध कभी भी निश्चित मूल्य से अधिक नहीं होगा। ये 1960 में जॉन स्टीवर्ट बेल कह गए थे। मतलब उनमें से एक की पहचान करके दूसरे के बारे में नहीं जाना जा सकता है, ऐसा उनके हिसाब से कहा गया था। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी बताती है किसी भी प्रकार का प्रयोग बेल की असमानता के नियमों का उल्लंघन करेगा। अगर उनके अलावा कोई चर्चा हुई तो इन तीनों लोगों ने बेल असमानता के नियम का उल्लंघन करके यह बताया कि उलझे हुए फोटोन के साथ जो उन्होंने प्रयोग किए, उन्होंने बेल असमानताओं का उल्लंघन किया और क्वांटम सूचना में अपनी इस जानकारी के साथ ही उन्होंने घोषणा कर दी कि 1960 से चली आ रही अवधारणा अब खत्म है, जबकि एक कण की स्थिति जानकर हम दूसरे कण के बारे में जान सकते हैं। इस सेटअप के लिए उन्होंने पूरा प्रयोग किया और प्रयोग करने पर उनको पता चला कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग बिल्कुल सही है। उन्होंने क्वांटम टेलीपोर्टेशन नामक एक घटना को प्रदर्शन किया जो क्वांटम अवस्था को एक कण से दूरी पर स्थानांतरित करना संभव बनाता है। मतलब अगर एक कण की जो अवस्था है वो साझा की गई है तो दूसरे कण तक वही अवस्था स्थानांतरित होती है, की जा सकती है, ये उन्होंने पता लगाया है। और अपनी इसी थ्योरी को उनको इस साल का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इन 3 लोगों को दिया गया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।